हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर। और आज हम लोग जो है अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। और मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था कि यू हैव टू राइट मिनिमम 5 to 6 डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप कल वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम उसमें थी, लेकिन आई होप अगर आपने ईयरफोन लगाया होगा तो वो बहुत अच्छे से सुनाई दिया होगा आपको। आज हमने इसको थोड़ा सही किया है, आज आप वॉइस आपको सही मिलेगी, आपको सही आ रही होगी वॉइस। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का ये सेशन जो है वो लगभग आधे घंटे का होने वाला है और इसमें हम लोग काफ़ी सारी बातें करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपके पास है उसको आप ज़रूर रीड करें। उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो एग्जाम्पल्स उसमें दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, उसको आप क्या करें, हाईलाइट करें। यहाँ इस लेक्चर में हम आपको इस एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, जो उसका सार है, वो हम आपको समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं हम आपको। बाकी पढ़ना आपको जो है खुद से ही है, आपको बुक जो है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्या करनी है, स्टडी करनी है। सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा ताकि एक भी टॉपिक आपका ना छूटे। अगर कोई टॉपिक ऐसा होता है जो छूट रहा है तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। कुछ बच्चों की कुछ क्वेरीज भी हैं तो बेटा थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रहती है, इस वजह से जो है हम आपको आंसर नहीं दे पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके क्वेश्चन को देखते नहीं हैं, ज़रूर देखते हैं और अगर समय मिलता है तो हम आपका आंसर भी देते हैं, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। रिस्पॉन्ड हम आपको ज़रूर करेंगे, बस थोड़ा टाइम हो सकता है, लग सकता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दैट इज़ द स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। बिफोर दैट मैं कुछ चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं, आपने फॉर्मूले वगैरह आपने देखे होंगे, तो एक बार मैं ब्रीफ में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब समझा देता हूँ। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। देखो बेटा, ये जो डिफरेंशिएशन है इसको हमें फिजिक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, तो यहाँ पे हम बस उन्हीं चीज़ों, उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपके काम की हैं। हालांकि आप इसे 12th में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, इसको बहुत डिटेल में आप इसकी स्टडी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एक, मान लीजिए लेंथ है, आपको क्या है, आपके पास लेंथ है और इसे फ्रैगमेंट्स में आप क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए इसकी लेंथ L है और इसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट का मतलब हुआ कि आप इसको इक्वल पार्ट्स में छोटा करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट का मतलब हुआ कि किसी भी टर्म को छोटा करते चले जाना, उसको क्या करना है, स्मॉल करते चले जाना, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन 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 में क्या होता है बेटा कि एक स्मॉल सा पार्ट आपके पास है, इस स्मॉल से पार्ट को या स्मॉल से पीस को या स्मॉल से सेगमेंट को, एलिमेंट को आप बार बार ऐड कर रहे हो, ठीक है। इसे क्या कर रहे हो आप इसे जो है आप बार बार एडअप कर रहे हो, इसे बार बार आप एडअप कर रहे हो, ठीक है। और एडअप करते 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 आपको कंप्लीट लेंथ मिल जाती है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब समझिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वैल्यू को छोटा करना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सेम टर्म को बार बार ऐड करना और आपको एक कंप्लीट वैल्यू इसमें मिल जाती है। इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा जल्दी ही, ठीक है। इस पर मैं काम कर रहा हूँ और आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे एक कंप्लीट वीडियो पूरे बेसिक से आपके समझ में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल में आप ये समझिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि हमारे पास कोई कंप्लीट बॉडी है, उसे हम फ्रैगमेंट्स में क्या करें, सेम फ्रैगमेंट्स में क्या करें, तोड़ रहे हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब हुआ आपके पास छोटा सा फ्रैगमेंट है, उस फ्रैगमेंट को आप बार बार ऐड करते 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 आप एक कंप्लीट जो है कवरेंस या कंप्लीट जो है फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, d/dx, ये जो होता है इसे कहते हैं डेरिवेटिव। क्या कहते हैं बेटा, डेरिवेटिव।
और डेरिवेटिव हम जब किसी फंक्शन का निकालते हैं, जब भी किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो वैल्यू उतने टाइम छोटी हो जाती है। मतलब जो ये फंक्शन fx है इसमें से dx हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, उसमें से dx टाइम हमने क्या कर लिया, कम कर दिया। अगर आप देखोगे तो d/dx, तो इस फंक्शन में आप dx से डिवाइड कर रहे हो, और जब आप किसी भी टर्म में आप डिवाइड करते हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये आप इस तरह से समझिए, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले भी मैंने आपको बताए थे कि बेसिक फॉर्मूले क्या है इसके। तो पहला जो फॉर्मूला था d/dx, हम यहाँ पे x वेरिएबल ले रहे हैं तो यहाँ भी फंक्शन भी होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर किसी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का मतलब आप उससे छोटा आप उसको नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट हो गया। कोई चीज़ वेरिएबल है तो उसे आप छोटा कर सकते हो, वो वेरी कर रहा है तो छोटा कर सकते हो, बट अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप उसे छोटा नहीं कर सकते। इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली अगर आपके पास d/dx x टू पावर n है, ध्यान देने वाली बात है कि जो ये फंक्शन होना चाहिए, डेरिवेटिव जिसका है, डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, dx है, तो उसी का फंक्शन भी होना चाहिए। मतलब जो फंक्शन होना चाहिए उसमें x होना चाहिए। अगर x नहीं है तो एज अ कांस्टेंट वो काम करेगा। अभी हम इसका भी एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। तो d/dx x टू पावर n, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए क्योंकि इस वाले फॉर्मूले का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करने वाले हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो d/dx x टू पावर n इज इक्वल टू nx n-1। देखो पावर में से एक माइनस हो गई, अभी यहाँ पावर n थी, लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक पावर क्या हो गई, माइनस हो गई। इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूले हैं जैसे d/dx, और बाकी के फॉर्मूले जो है आपने नोट किया होगा, लेकिन अभी जो काम का फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, और इंटीग्रेशन में dx को ऐड कर रहे हैं किसी एक लिमिट में। अगर उसको हम ऐड कर रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। भाई आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ऐड करते चले जा रहे हो और एक लिमिट में आपने ऐड कर दिया। मान लीजिए आपके पास एक लेंथ है, यहाँ पे इसकी लेंथ जो है 0 है, यहाँ पे 5 है, एक छोटा सा लेंथ आपने चूज कर लिया dl। अगर इस dl को यहाँ से 0 से लेकर के 5 तक ऐड कर दिया जाए तो आपको ये पूरी कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास एक dx छोटा सा एलिमेंट है, उसे आप इंटीग्रेट कर दो विद इन लिमिट, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट फ्रेगमेंट मिल जाएगा। इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है कि अगर आपके पास x टू पावर n dx के फॉर्म में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx के फॉर्म में कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, x टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो देखो जब हम किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, एड अप हो जाती हैं, तो एक पावर इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो x टू पावर n+1 अपॉन n+1, x टू पावर n+1 अपॉन n+1। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो d/dx x टू पावर n का क्या हो जाता है, nx n-1, मतलब एक पावर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है वो समझनी है जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। ये जो डिफरेंशिएशन है ये हमें बताता क्या है, इसका फिजिक्स में क्या यूज़ है, हम क्यों इसको पढ़ें, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिफरेंशिएशन है वो किसी भी कर्व पे टेंजेंट निकालने के काम में आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक कर्व है, इस तरह से आपके पास कोई एक कर्व है और इस कर्व पे 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, है ना, ये 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और आपको इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। आपको क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो आप इस फंक्शन का, जैसे ये कर्व है तो हर कर्व का एक फंक्शन होता है, आप जानते हैं, जैसे सर्कल का, स्ट्रेट लाइन का होता है y=mx+c, है ना। इसी तरीके से सर्कल का होता है x² + y² = z², ठीक है। इसी तरीके से जो है अलग अलग फंक्शन के जो इक्वेशंस होते हैं। मान लीजिए ये कर्व है, उसका कोई फंक्शन है y=fx, ठीक है, ये कोई एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन की वैल्यू आपको दी गई रहेगी, ये इक्वेशन में आपको दिया रहेगा कि y की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पे किसी एक पॉइंट पर कोई एक वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा जो इस पॉइंट से टच करते हुए जा रहा है। तो टेंजेंट, अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, x है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ dy/dx, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो किसी भी कर्व पर अगर आपको किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। देखिए d/dx ऑफ द y का मतलब fx, f क्या है, x का फंक्शन है, तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा, तो आपको किसी एक पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी।
अब यहाँ पे हर एक पॉइंट की वैल्यू अलग अलग होगी, तो हर एक पॉइंट का टेंजेंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा और अलग अलग उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि इसका क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इतना है कि अगर हमें किसी एक कर्व पे या किसी एक ग्राफ पे हमें टेंजेंट फाइंड करना है तो हम उसको फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उस डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में, तो आपको उससे क्या मिल जाएगा, उससे आपको जो है किसी एक पॉइंट पर वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं और जो है बातें करते हैं कि किस तरह से जो है वेलोसिटी और स्पीड में रिलेशन होते हैं और क्या उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पीड की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड की ज़रूरत हमें क्यों है। मान लीजिए आपके पास दो बॉडी है, ठीक है, इसका मास भी m है और इसका भी मास m है, ठीक है। ये जो है ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। ये अपनी लोकेशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए ये अपनी लोकेशन को चेंज करते करते यहाँ पर आ गए और ये इसका मास तो यहीं पे रहेगा। मान लीजिए इसको यहाँ से आने में टाइम जो लगा वो 2 सेकंड का टाइम लगा। कितना लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा। और यहाँ से इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ d इक्वल टू, ये कितना हुआ बेटा, दिस इज द, मान लीजिए ये कितना हुआ, 2 मीटर हुआ। 2 सेकंड में 2 मीटर ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। लेकिन अब आपके पास ये जो दूसरा वाला मास है जिसका भी मास m है, ये क्या करता है, ये 2 सेकंड में, ये क्या करता है, 2 सेकंड में ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। मतलब ये क्या हो गया, ये 10 मीटर की डिस्टेंस क्या कर लेता है, ट्रेवल कर लेता है। अब दोनों में अंतर क्या है, मास तो सेम है, मास इसका सेम है, लेकिन टाइम भी सेम है, टाइम भी सेम है। तो सेम टाइम में ये अलग अलग क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, इसमें कम डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। ठीक है, तो इससे एक बात हमें ये पता चलती है कि जो ये सेकंड वाला मास है, जो ये वाली सेकंड वाली कंडीशन है, इसमें जो ये मास होगा ये बहुत फास्ट मूव करेगा और इसमें जो है ये कैसा मूव करेगा, स्लो मूव करेगा। तो दो टर्म निकल करके आते हैं, एक आता है स्लो और दूसरा होता है फास्ट। ठीक है, तो अगर हमें जो है ये डिसाइड करना है कि कौन सी वस्तु या कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है और कौन सी वस्तु या कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो मूव कर रहा है, इसके लिए, इसको बताने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं, स्पीड। हम कहते हैं भाई इसकी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होने का मतलब कि वो उतने ही टाइम में ज़्यादा वेलोसिटी के साथ या ज़्यादा स्पीड के साथ ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है ना। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक 5 kg का मास है, पहली सिचुएशन में वो जो है 20 की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, और दूसरी सिचुएशन में सेम टाइम में वो 40 की स्पीड से मूव कर रहा है ना। इसका मतलब कौन सा बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होगा, 40 वाला मूव कर रहा होगा। तो अगर हमें स्पीड निकालने तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी वस्तु या कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मूव कर रहा है और कौन सी वस्तु या कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जिससे कि स्पीड और वेलोसिटी को हमें पढ़ना होता है। तो हम देखते हैं कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पीड की बात करते हैं। So speed is the rate of change of distance. This is the rate of change of distance. ठीक है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज द स्पीड। ठीक है, पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि कैसी क्वांटिटी होगी, दिस इज द, या फिर पहले मैं इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये डिसाइड करेगा कि उसकी स्पीड कितनी है। देखो, अगर कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसका मतलब स्पीड ज़्यादा होगी। सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उस सिचुएशन में जो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ये मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो ये आपके पास स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अगर हम यहाँ से इसकी यूनिट बनाना चाहें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, दिस इज द मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि इसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। आप नॉर्मली स्पीड ही यूज़ करते हैं, वेलोसिटी यूज़ नहीं करते। आप कहते हैं कि भाई इतने स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना है हमेशा। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। सेकंड पॉइंट अगर हम कहें, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है। मान लीजिए दो पॉइंट आपके पास है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। अगर कई सारे रास्ते हो सकते हैं तो उनको हो सकता है टाइम भी ज़्यादा लगे और डिस्टेंस भी वो ज़्यादा ट्रेवल करे, है ना। तो हर सिचुएशन में डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड की वैल्यू होती है, इट इज़ अ मेनी वैल्यू। इसके पास बहुत सारी वैल्यू होती है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। इट इज़ द मेनी वैल्यू फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन होता है, मेनी वैल्यू फंक्शन होता है, इसमें एक से ज़्यादा इसकी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ और टर्म्स जुड़ते हैं, जैसे
कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है ना। इसके बाद एवरेज स्पीड क्या होती है, तो इसकी बात हम थोड़े थोड़े में कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो आई होप ये स्पीड आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है ना। सो लेट वी डिस्कस दैट। यूनिफॉर्म, मैंने कल ये टर्म आपको समझाए थे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ इफ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल in equal interval of time, in equal interval of time, तो ये क्या होगा भाई, यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है। कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक कार है, ये कार है आपकी, ठीक है, आप जो भी कार इसको समझ लें, ये गिरेन सर की जो है कार है ये, और ये कार जो है वो आगे की तरफ जा रही है, और ये कार जो है यहाँ इस सिचुएशन में इनिशियली यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और कुछ समय बाद यहाँ पे पहुँच जाती है। मान लीजिए ये कार यहाँ पे पहुँच गई, ए पॉइंट से चली और बी पॉइंट पे पहुँच गई। इसके बाद क्या होती, थोड़ा और आगे चलती है, ये आ गई बी सी पॉइंट पे आ गई, फिर ये क्या आ गई, डी पॉइंट पे आ गई। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे आपसे पूछा जाता है। तो ए से बी तक जाने में मान लीजिए इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर, कितना, 100 किलोमीटर। टाइम इसको कितना लगा, 2 आवर का टाइम लगा, ठीक है, ज़्यादा बोल दिया मैंने, जो 100 किलोमीटर 3 आवर का टाइम लगा, ठीक है। इसी तरीके से बी से सी तक जाने में भी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, कितना टाइम लगा, 3 आवर टाइम लगा। फिर आगे सी से डी तक जाने में भी कितना लगा, 100 किलोमीटर का टाइम लगा, टाइम कितना लगा, 300। तो देख रहे हैं कि आप इक्वल टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आप इसे क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे आप इसे, यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसी में हम नॉन यूनिफॉर्म अगर जोड़ दें, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, तो इफ अनइक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा अनइक्वल। इफ अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब क्या हो रहा है कि टाइम तो इक्वल है बट डिस्टेंसेस क्या हो गए, अलग अलग हो गए। मान लीजिए पहले 3 आवर में ही इसने 100 किलोमीटर का सफर तय किया, अगले 3 आवर में जो है ये जो है कितना ट्रेवल करता है, 120 किलोमीटर का सफर तय करता है, और अगले 3 आवर में जो है इससे 90 किलोमीटर का सफर तय करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि टाइम तो सेम है बट इनका जो है डिस्टेंस जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की स्पीड को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बात एक ही है, आप इस तरह से कह सकते हैं। स्पीड के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मोशन को डिफाइन करते हैं। अगर किसी भी बॉडी के पास वेलोसिटी है, इसका मतलब वो मोशन में है। तो अगर उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वल समय में नॉन इक्वल डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी आपकी बात। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है एवरेज। अब देखिए इसमें मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि जब आप पॉइंट ए से पॉइंट डी तक पहुंचे तो आपकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो आप तो ऐसे यूज़ करोगे कि नहीं सर, हम जो है ए से बी तक गए तो फिर हम जो है इतनी स्पीड के साथ गए, बी से सी इतने स्पीड के साथ, सी से डी, तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा बताने में। तो इसको थोड़ा सा जो है सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं एवरेज। क्या टर्म यूज़ करते हैं, एवरेज स्पीड। तो बेसिकली एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लगा, आप उसे डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो टोटल डिस्टेंस 100, 120, 90, तो यहाँ से कितना आ गया 100, 120, 90। टाइम कितना लगा 333, कितना। अब ये टाइम भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग टाइम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि 333 कितना हो गया, 9 हो गया। आप इसे डिवाइड कर दें, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आपने इस बात को समझा होगा कि क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज स्पीड का मतलब। अब हम लोग वेलोसिटी पे आते हैं और वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी जो है बेटा वो एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसमें क्या होता है, उसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पर हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टेंस की जगह पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी, ओके। सो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट्स मीन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट
हाँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम मतलब इनिशियल टाइम कितना था और फाइनल टाइम कितना हो गया, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि पहले कितना उसका किस पोजीशन पे था और लास्ट में जब फाइनल पे पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो ये आपका कहलाता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में मुझे लिखना हो तो मैं देखो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, वेक्टर लगा दूंगा। तो वेक्टर ऑफ v इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x2 मानता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये दो बॉडीज़ हैं, ये आपके पास पहली सिचुएशन A है और ये दूसरी सिचुएशन B है। ये मास यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये T1 टाइम पे यहाँ पे आया और टाइम इसको क्या लगा, T2 यहाँ पे लगा, ठीक है। यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट था या इनिशियल पोजीशन जो इसकी थी वो क्या थी बेटा, दिस इज द x1, और जब फाइनल पहुंचा तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, x2 हो गई। अब मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो मैं निकालूंगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को आप माइनस करिए, दैट मीन x2 माइनस x1, राइट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है इसके लिए आप इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब आपको टाइम में चेंज निकालना है, तो टाइम फाइनल टाइम T2 है, इनिशियल टाइम T1 है, तो यहाँ से मैं इसको मान लेता हूँ T2 माइनस T1। और जब भी आप चेंज निकालते हैं तो चेंज के लिए आप एक सिंबल यूज करते हैं dx और dt, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ dx, मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ dx और इसको मैं लिख सकता हूँ dt, ठीक है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आ गया, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू dx upon dt. That means the rate of change of displacement is known as the velocity. The rate of change of displacement is known as the velocity. यहाँ से एक बात और हमें समझ में आती है कि velocity v is equal to d upon dt is equal to x. आप देखिए डिस्प्लेसमेंट का अगर हम टाइम डेरिवेटिव निकालें, अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन समझाया, तो डिफरेंशिएशन में आपको समझ में आया होगा कि d अपॉन dt को हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव कहेंगे। तो ये जो फंक्शन x है या डिस्प्लेसमेंट है, ये t का फंक्शन होना चाहिए। अगर t का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट इसे हम कर देंगे, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा, ओके। सो जो ये x है वो t का फंक्शन होगा, टाइम पर डिपेंड करेगा, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें जो वैल्यू मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी। तो दो तीन प्रॉपर्टीज इसकी याद रखनी है। पहला, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकंड। इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। और इसकी वैल्यू जो होती है वो यूनी वैल्यू होती है, याद रखना है आपको। इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी एट अ पॉइंट, है ना। तो अगर, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट भी यूनी वैल्यू होता है, इस वजह से आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी, यूनी वैल्यू होगी। तो आई होप ये दो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि वेलोसिटी क्या होती है और उसका डिफरेंशिएशन फॉर्म क्या होता है, v इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग जो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप इनिशियल टाइम क्या मान लें, 0 मान लें, और फाइनल टाइम क्या मान लें, t मान लें, क्योंकि टाइम तो इंडिपेंडेंट है ना, टाइम पे हमारा कंट्रोल है नहीं। जैसे ही बॉडी मोशन करना स्टार्ट होती है, हम मान लेते हैं कि वो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, t तक जा रही है, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा कन्वीनियंस के लिए आप क्या करें, t को क्या मान लें, 0 मान लें, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस यूज करते हैं। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल u से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है स्मॉल v क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए u का प्रयोग करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी का यूज करने के लिए हम लोग v का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इन सब का मतलब क्या होता है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं कि अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में हो रहा है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, और नॉन इक्वल डिस्प्लेसमेंट नॉन इक्वल टाइम में हो रहा है तो क्या हो गया, इक्वल टाइम में हो रहा है, नॉन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी, राइट। एवरेज, थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना है कि एवरेज टर्म जो होगा ये हमेशा क्या होगा, इसका फिक्स होगा, एवरेज। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज मिल जाएगा, सेम जैसे आपने वेलोसिटी में पढ़ा है। तो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक इसमें नई चीज़ समझा रहा हूँ आपको, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके आता है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस, राइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, इट इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट, एट एनी टाइम इंस्टेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ
कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कार है और ये कार क्या कर रही है, मोशन में है, दिस कार इज इन मोशन, ये क्या है, मोशन में है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मान लीजिए ये t1 टाइम पे यहाँ पे था और ये मूव करते करते t2 टाइम पे यहाँ पे पहुँच गया, t3 टाइम पे यहाँ पे, t4 टाइम पे यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं जब t2 टाइम पे आप थे तो आपकी वेलोसिटी क्या थी। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम आपको दे दिया, आपको क्या दे दिया, स्पेसिफिक टाइम दे दिया। तो अगर मैंने आपको स्पेसिफिक टाइम दे दिया तो आप उस टाइम पर क्या करना है, आपको वेलोसिटी बतानी है, वहाँ पे t की वैल्यू आपको पुट कर देनी है, तो आपको क्या मिल जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx अपॉन dt एट t इज इक्वल टू जो भी टाइम आपका दिया रहे आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि एक जो है बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन कुछ इस तरह से है 2t स्क्वायर अंडर रूट t प्लस 6, है ना। ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो कोई एक कार है जो मोशन कर रही है और उसके मोशन का जो इक्वेशन है वो है 2t स्क्वायर प्लस अंडर रूट t प्लस 6, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएं जब t इक्वल टू क्या था, 5 सेकेंड था, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिए, तो आपको पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, ये बात तो आपको पता ही होगी। इसका मतलब अगर इस फंक्शन को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो देखिए मैं पहले लिखता हूँ d अपॉन dt और इस x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो 2t स्क्वायर प्लस अंडर रूट t, ये 3 नहीं है बेटा, ये t है, तो अंडर रूट t राइट एंड प्लस 6, ये फंक्शन मैंने लिख लिया इस तरह से। अब मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ। अलग अलग करने के लिए मैं सबसे पहले इसको रेज कर देता हूँ जो ये ऊपर है, ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो देखिए मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, तो मैंने लिखा d अपॉन dt 2t स्क्वायर प्लस d अपॉन dt अंडर रूट t, ठीक है, अंडर रूट t और प्लस d अपॉन dt क्या आ गया यहाँ पे, 6 आ गया। तो देखिए ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, 6 है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो ये वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये अंडर रूट टी है, तो अंडर रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, t टू पावर 1/2, जानते हैं अंडर रूट को 1/2 लिखते हैं, ठीक है। और ये वाला फंक्शन तो आपके पास है ही। अब आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि d अपॉन डी टी टू पावर n, या अगर आप x के फॉर्म में अगर इसे याद करना चाहते हो तो d अपॉन डी x टू पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जहाँ पे d अपॉन डी क्या है, डेरिवेटिव और x फंक्शन है, यहाँ पे d अपॉन डी क्या है, डेरिवेटिव और t क्या है, फंक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो इस फॉर्मूले को हम साइड में कहीं लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख ले रहा हूँ d अपॉन डी x टू पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1, आसान है, आप याद कर सकते हैं। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 पहले आएगा और t में से क्या होगा, 2 माइनस 1, मतलब nx n माइनस 1, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। यहाँ पर भी nx n माइनस 1 करोगे तो 1/2 पहले आएगा और t 1/2 माइनस 1, ठीक है, और ये तो क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है। इतनी बात आ गई होगी समझ में। ये हो गया बेटा आपका 4t स्क्वायर, ठीक है, नहीं सॉरी 4t हो जाएगा क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा 1/2 और t टू पावर 1/2 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा -1/2, यही तो होगा -1/2, तो ये -1/2 हो गया। अब इसको थोड़ा और रिजॉल्व अच्छे से कर लेते हैं, तो 4t प्लस 1 अपॉन ये नीचे आएगा, देखिए t 1/2 है तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट टी, क्योंकि ये नीचे आएगा तो t अपॉन 1/2 और t अपॉन 1/2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टी। अब आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए dx अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। अब ये जो इक्वेशन आपने यहाँ पे लिखा है ये किसकी वैल्यू है, ये v की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब इस v की वैल्यू में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए t की जगह पे क्या रख देंगे आप, 5 रख देंगे। तो चलिए 5 रखते हैं, तो यहाँ 4 × 5 प्लस 1/2 और ये नीचे √5, ठीक है,
अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी और इसका आंसर जो आएगा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो आप लोग यूनिट लगाना कभी भी ना भूलें, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आंसर आपका आ गया किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएशन के, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा अगर आपको ध्यान आप रखते हैं तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस लेक्चर को ओवर करते हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका ये है, जैसे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ 6 to 7 अंतर्स लिखे थे, डिफरेंस लिखे थे, वैसे ही आज ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग वेलोसिटी और स्पीड के बीच में ऐसे 7 to 8 डिफरेंसेस क्या करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।